दोस्तों हमारा पहला सवाल है 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किए गए थे। तो दोस्तों 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा हजारीबाग जेल से रिहा कर दिए गए थे। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में सन 1895 ईस्वी के अंत में बिरसा मुंडा को 2 साल की सजा हुई थी। ठीक है, आगे चलकर महारानी विक्टोरिया के शासन के हीरक जयंती पर किसके अवसर पर, तो हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 1897 ईस्वी में जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया था। तो दोस्तों 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किए गए थे, तो हजारीबाग जेल से रिहा किए गए थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में 1895 ईस्वी के अंत में बिरसा मुंडा को 2 साल की सजा हुई थी। आगे चलकर महारानी विक्टोरिया के शासन के हीरक जयंती पर, ठीक है, हीरक जयंती के अवसर पर 1897 ईस्वी में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सुतिया नागखंड राज के अंतिम राजा का नाम था। तो दोस्तों सुतिया नागखंड का अंतिम राजा जो था वो था मदरा मुंडा। कौन था? मदरा मुंडा। ठीक है दोस्तों, इस वंश का संस्थापक फनी मुकुट राय था तथा उसकी राजधानी कहाँ थी, तो उनकी राजधानी थी सुतियाम्बे। तो दोस्तों सुतिया नागखंड राज के अंतिम राजा का नाम था मदरा मुंडा। अगर इस वंश का संस्थापक की ओर जाने तो कौन है? हमारा है फनी मुकुट राय। और उनकी राजधानी कहाँ थी, तो उनकी राजधानी थी सुतियाम्बे। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांति नायक कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धू भगत। कौन है? बुद्धू भगत। दोस्तों बुद्धू भगत ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद होने वाला छोटानागपुर क्षेत्र का प्रथम नायक था। बुद्धू भगत कोल विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बुद्धू भगत का संबंध किससे था, तो कोल विद्रोह से था। तो दोस्तों कोल विद्रोह ने संगठित होकर अंग्रेजी सेना से 2 माह तक मुकाबला किया था। कितने माह तक? 2 मंथ तक। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड पार्टियों द्वारा 27 जिलों के वृहत्तर झारखंड की मांग की गई थी। कब? झारखंड पार्टियों द्वारा 27 जिलों के वृहत्तर झारखंड की मांग जो है ये कब की गई थी दोस्तों, तो वर्ष 1987 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1987 ईस्वी में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28वां। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 760 मीटर। दोस्तों छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई है 760 मीटर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी ये निचला हजारीबाग पठार में है। कहाँ पर है? निचला हजारीबाग पठार में। दोस्तों अगर निचला हजारीबाग पठार की बात करें तो इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर दोस्तों। ठीक है, 450 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और इसी क्षेत्र में गिरिडीह पठार पर, ठीक है, इसी क्षेत्र में गिरिडीह पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी को समेत शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? समेत शिखर। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत भाग पर वन है? दोस्तों झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के 22,977 वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है। अर्थात अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का यह 28.82% है। कितना है? 28.82%। ठीक है, यह भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट भाग है? दोस्तों अगर हम झारखंड के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत जाने कि कितने परसेंट पे हमारा वन है तो 28.82% पर। लेकिन अगर हमसे पूछे कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर अपना झारखंड का वन क्षेत्र कितना परसेंट है तो 3.32%। कितने हैं? 3.32%। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भारत में भूभाग की दृष्टिकोण से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों झारखंड का भारत में भूभाग की दृष्टिकोण से देश में 15वां स्थान है दोस्तों। कितना स्थान है? 15th रैंक है इसका। ठीक है, कितना स्थान है? 15वां।
ठीक है। भारत में भूभाग की दृष्टिकोण से देश में झारखंड का 15वां स्थान है। वहीं अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों झारखंड का 13वां स्थान है। कितनावां स्थान है? ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये 13वां स्थान है झारखंड में, ठीक है। झारखंड का क्या बोलते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है। लेकिन अगर भूभाग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 15 है। भारत में अगर भूभाग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड का स्थान है 15। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड का स्थान है 13वां। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड को ही भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य जो है खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से भारत का सबसे धनी राज्य है और भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां इतने प्रकार के खनिज एक साथ एक ही क्षेत्र में पाई जाती है। इसका यही कारण है कि झारखंड की तुलना जर्मनी की रूर घाटी से की जाती है एवं झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट दोस्तों, ठीक है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? तो नेतरहाट, जहां का तापमान जो है जनवरी महीने में कभी कभी 7.5 मतलब 7.5 या 7.5 कह सकते हैं सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। झारखंड में उच्च भूमि की बहुलता के कारण यहाँ पर अधिक ठंडा पड़ता है, ठीक है। किसके कारण पड़ता है? तो उच्च भूमि की बहुलता के कारण ही अधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है ना ये झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में प्रधान रूप में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी, ठीक है। और जो काली मिट्टी है इस मिट्टी का जो रंग काला एवं भूरा होता है, ठीक है। केवल काला नहीं, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? इसे भले हम काली मिट्टी कहते हैं लेकिन इसका रंग जो है काला एवं भूरा होता है। यह मिट्टी जो है बेसाल्ट के अपक्षय से बनी है। तो ये जो काली मिट्टी है ये कैसे बनी है? ये बेसाल्ट के अपक्षय से बनी है। तो राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी कौन सी है? तो हमारी काली मिट्टी है और ये काली मिट्टी का रंग काला एवं भूरा होता है। यह मिट्टी जो है बेसाल्ट के अपक्षय से बनी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य का प्रमुख चावल उत्पादक जिला कौन सा नहीं है? तो दोस्तों राज्य का प्रमुख जो चावल उत्पादक जिला है वो धनबाद नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जो है ना धनबाद, एक मिनट, तो दोस्तों ये धनबाद जो है नहीं है, ठीक है। झारखंड में चावल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो यह सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका है। कौन कौन सा दोस्तों? सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका है। धनबाद में चावल का उत्पादन जो है होता है लेकिन कम मात्रा में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए राज्य का प्रमुख चावल उत्पादक जिला धनबाद नहीं है। रांची भी है, गुमला भी है, दुमका भी है और दोस्तों सिंहभूम भी है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि तिलैया बांध की लंबाई कितनी है? तो तिलैया बांध की लंबाई है 350 मीटर। कितनी है दोस्तों? 350 मीटर, ठीक है। यह बांध जो है ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। तो ये किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित है तिलैया बांध? तो ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। सन 1953 ईस्वी में इस बांध का निर्माण जो है बराकर नदी पर किया गया था। कब किया गया था तिलैया बांध का निर्माण? तो सन 1953 में, 1953 ईस्वी में ही इस बांध का निर्माण जो है बराकर नदी पर किया गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि देश में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों देश के लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड राज्य का हिस्सा है 19%। कितना है दोस्तों? 19%। झारखंड राज्य में लौह अयस्क की प्राप्ति का क्षेत्र जो है ये कौन सा है? सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग से, ठीक है। सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग से ही लौह अयस्क की प्राप्ति होती है झारखंड में। और देश के लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड राज्य का हिस्सा कितना है? तो 19% है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। तो दोस्तों तेनूघाट बोकारो ही देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। दोस्तों यह देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। गिरिडीह जिला में तेनूघाट बोकारो परियोजना अवस्थित है, ठीक है। गिरिडीह जिला में ही तेनूघाट, किस जिला में है ये तेनूघाट बोकारो परियोजना? तो गिरिडीह जिला में है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं यहां से, जी बिल्कुल। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 33,
ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 33, जिसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसकी कुल लंबाई है 333.50 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 333.50 किलोमीटर ही झारखंड का सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और ये कौन सा है दोस्तों? ये है NH-33। ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 33। अगर आपसे पूछे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 333.50 किलोमीटर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना % वन आच्छादित है? दोस्तों, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना % वन आच्छादित है? तो दोस्तों, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 22,977 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 28.82% भाग वन आच्छादित है। तो दोस्तों, तो यहाँ पर जो निकट मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29.2%। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि कौन सा फल जो है अमृत फल कहा जाता है? ठीक है, किस फल को हम अमृत फल भी कहते हैं? दोस्तों, आम को हम अमृत फल कहते हैं। ठीक है, यह फल जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे ही हम अमृत फल कहते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? हम फलों का राजा भी कहते हैं। आम की लकड़ी सस्ती और सुलभ भी होती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि किस वृक्ष को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों, साल वृक्ष को ही पर्णपाती या पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वनों में साल वृक्ष की प्रधानता है, जिसके वन कैसे होते हैं? घने होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी ज्यादा होती है। साल को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, 15 नवंबर 1954 को। कब? 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये रांची के निकट नेतरहाट नामक स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, इस विद्यालय में नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। ठीक है, इस विद्यालय में जो नामांकन है ये आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप एडमिट होगे। और इस विद्यालय में शिक्षा का माध्यम कैसा है? तो इस विद्यालय में शिक्षा का माध्यम है हिंदी। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? माइकल किंडो का संबंध है हॉकी खेल से। किस खेल से है दोस्तों? हॉकी खेल से। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो 1926 ईस्वी में। कब की गई थी? 1926 ईस्वी में ही इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। यह संस्था कहाँ पर है दोस्तों? तो यह संस्था धनबाद में अवस्थित है। अगला सवाल कहता है कि 1965 में कौन से कानून के तहत कई प्रकार की समस्या खड़ी हो गई थी? तो दोस्तों, 1965 के जंगल कानून के तहत आदिवासियों एवं सरकार के मध्य कई प्रकार की समस्या खड़ी हो गई थी। ठीक है, किसके तहत हो गई थी ये समस्या? तो जंगल कानून के तहत 1965 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किसने कहा? ठीक है, कहता है कि किसने कहा है बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के साधनों की संख्या से अधिक होती है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल प्रीबाम। दोस्तों, कार्ल प्रीबाम ने कहा है कि बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति करने के साधनों की संख्या से अधिक होती है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का अधिकार क्षेत्र असंचित है जहां एक फसल ही उपजती है, मुख्य रूप से वह फसल कौन सी है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। ठीक है, धान झारखंड की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। झारखंड में अगर देखें तो धान का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? सिंहभूम है, रांची है, दुमका है, गुमला है, जहां झारखंड के कुल धान का उत्पादन लगभग 50% उत्पादित होता है दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि छठ मेर में प्रत्येक बच्चे के नाम से कितना दोना हड़िया रखा जाता है? ठीक है, कहता है कि छठ मेर में प्रत्येक बच्चे के नाम से कितना दोना हड़िया रखा जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दोना हड़िया रखा जाता है। अगला सवाल कहता है कि छऊ नृत्य का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? तो छऊ नृत्य का जो है जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड के सरायकेला है। कौन सा है?
सरायकेला ही है। ठीक है, और इसलिए छऊ नृत्य का आयोजन झारखंड के सरायकेला जिले में ही होता है। ठीक है, इस नृत्य का विकास जो है ये मयूरभंज उड़ीसा एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि छऊ नृत्य का जो है विकास कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों मयूरभंज उड़ीसा में और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में हुआ है। अगला सवाल कहता है कि मुंडा जनजाति का माके परवा पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों मुंडा जनजाति का माके परवा पर्व मनाया जाता है पूस माह की पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? पूस माह के पूर्णिमा को ही मुंडा जाति का माके पर्वा मनाया जाता है। अगला सवाल कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मिली यही ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद बिरसा का बपतिस्मा संस्कार हुआ। बिरसा का ईसाई नाम क्या था? तो दोस्तों बिरसा मुंडा की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जर्मन एवंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुई। यहीं इसका ईसाई धर्म स्वीकार कर बपतिस्मा संस्कार हुआ और इसका नाम जो है दाऊद मुंडा पड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या पड़ा? दाऊद मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो जर्मन एवंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुई। यहीं पर ईसाई धर्म इन्होंने स्वीकार किया और बपतिस्मा संस्कार हुआ इनका, और इनका नाम क्या रखा गया? दाऊद मुंडा पड़ा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दाऊद मुंडा। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट। पहाड़ों की मल्लिका है नेतरहाट। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट ही है, जहाँ का तापमान जनवरी महीने में कभी कभी 7.5 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, और झारखंड में उच्च भूमि की बहुलता के कारण ही यहाँ पर अधिक ठंडा पड़ती है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि झारखंड में पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो नेतरहाट ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल कहता है कि बिरहोर जनजाति के लोग अपने निवास स्थान को आमतौर पर क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आमतौर पर ये टांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? टांडा। ठीक है, बिरहोर जनजाति अपने निवास स्थान को टांडा, गतियोरा या गीती जोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? टांडा, गतियोरा या गीती जोड़ी। टांडा, गतियोरा या गीती जोड़ी। सदर बापला इनका जो है सर्वश्रेष्ठ विवाह है बिरहोर जनजाति का। अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है? तो यह है बापला। कौन सा है दोस्तों? सदर बापला। सदर बापला ही बिरहोर जनजाति का सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह है। और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र आपसे पूछा जाए तो दोस्तों यह है तुमदा, ढोल जिसे बोलते हैं हम, तमक जिसे हम नगाड़ा कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से? तुमदा और तमक। तुमदा अर्थात ढोल और तमक अर्थात नगाड़ा। कौन कौन से इसके प्रमुख वाद्य यंत्र? यह है तुमदा और तमक। अगला सवाल कहता है कि समेत शिखर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है पारसनाथ में। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? पारसनाथ में। समेत शिखर पारसनाथ में अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी की श्रृंखला है। यहीं पर जैनियों के पार्श्वनाथ पारसनाथ मंदिर है। इस पहाड़ी की चट्टान पायरोक्लिन ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों इस पहाड़ी की चट्टान? तो पायरोक्लिन ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है, किससे? पायरोक्लिन ग्रेनाइट से निर्मित है पारसनाथ की चट्टान। अगला सवाल कहता है कि दोस्तों कि ये पाइका क्या है? पाइका क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का नृत्य है। पाइका एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, पाइका एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें नर्तक जो है ये सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंच परगनिया। दोस्तों पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम है पंच परगनिया, और पंच पर क्षेत्र के अंतर्गत तमाड़, बुंडू, राते, सोना, हाथू एवं सिल्ली आते हैं। यह प्रचलित भाषा पंच परगनिया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जट जटिन लोकनाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो ये जो है जट जटिन की ही वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। यह लोकनाट्य प्रत्येक वर्ष श्रावण कार्तिक महीने में कुंवारियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। किस महीने में? ये लोकनाट्य जो है प्रत्येक वर्ष श्रावण कार्तिक महीने में कुंवारियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मुंडा जनजाति का माघे परवा पर्व नहीं मनाया जाता है। तो दोस्तों मुंडा जनजाति में माघे परवा पर्व
पूस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूस माह की पूर्णिमा को, ना कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा को या चैत्र माह की पूर्णिमा को। दोस्तों इस क्या बोलते हैं, इस माह में ये पर्व नहीं मनाया जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। ठीक, कब मनाया जाता है? तो ये पूस माह की पूर्णिमा को ही माह के पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मुंडा एवं हो जनजातियों गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कहता है कि मुंडा एवं हो जनजातियों में गोत्र को किस नाम से वे लोग जानते हैं? तो दोस्तों वो गोत्र को किली के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? किली के नाम से। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है कि संथाल परगना जिला के सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी सर्वश्री ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जेल में। दोस्तों 1781 से 82 ईस्वी में संथाल परगना के सुल्तानाबाद महेशपुर की रानी सर्वश्री ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था? 1781 से 82 ईस्वी के दौरान। ठीक है, इसी विद्रोह में पहाड़ियों विद्रोह ने उनका साथ दिया था। किसने दिया था? पहाड़ियों विद्रोहियों ने उनका साथ दिया था। कंपनी ने रानी की संपत्ति जब्त कर ली और उसको कैदी बनाकर भागलपुर जेल में डाल दिया था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ पर बिताए? तो भागलपुर जेल में। कौन? रानी सर्वश्री। ठीक है, महेशपुर की रानी। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमार सुरेश सिंह। कौन है? कुमार सुरेश सिंह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुमार सुरेश सिंह डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के रचनाकार हैं। ठीक है, कुमार सुरेश सिंह ने मुंडा आदिवासियों का विस्तृत अध्ययन कर उनके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को इस पुस्तक में लिखा है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा मैक्लुस्कीगंज, मैलक्सीगंज। ठीक है, कहता है कि मैलक्सीगंज की स्थापना जो है औपनिवेशिक काल में आंग्ल भारतीयों को बसने के लिए किया गया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि कोयला नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों कोयला नगरी धनबाद को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धनबाद को ही। ठीक है दोस्तों, झारखंड के धनबाद जिला में कोयला खदानों की अधिकता की वजह से ही धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। धनबाद शहर 112 कोयला खदानों से घिरा हुआ है। कितने? 112 कोयला खदानों से ये घिरा हुआ है। अगला सवाल कहता है कि भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में ही है भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान। ठीक है, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान झारखंड की राजधानी रांची में है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में रॉक गार्डन कहाँ है? तो दोस्तों झारखंड में रांची में रॉक गार्डन अवस्थित है। कहाँ पर है? रांची में। ठीक है, रांची में ही रॉक गार्डन अवस्थित है। यह राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। इसकी अवस्थिति रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर पर? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का चौक से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के गठन से बिहार विभाजित हुआ कितनी बार दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी बार। ठीक है, झारखंड के गठन से बिहार विभाजित हुआ चौथी बार। दोस्तों बिहार के चौथी बार विभाजन के पश्चात झारखंड का गठन हुआ है। पहली बार 1912 में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से पृथक हुआ। ठीक है, पहली बार जो है 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से पृथक हुआ। ठीक है, पहले ये बंगाल थे और उसके बाद जो बिहार और उड़ीसा पृथक हुआ। दूसरी बार 1976 में ये उड़ीसा से पृथक हुआ। ठीक है, क्योंकि 1936 में उड़ीसा बना। और तीसरी बार 1956 ईस्वी में पुरुलिया तथा पूर्णिमा के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में चला जाता है। ठीक है, और फिर चौथी बार 2000 में विभाजित के पश्चात 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। ठीक है, तो कितनी बार झारखंड के गठन से बिहार विभाजित हुआ? चौथी बार। अगला सवाल कहता है कि आदिवासी संथाल जाति निपुण है किसमें? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा बर्तन के निर्माण में। ठीक है, आदिवासी संथाल जनजाति बर्तन के निर्माण में बहुत ही निपुण है। संथाल जनजाति का युवागृह क्या कहलाता है? तो घोटुल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घोटुल। अगला सवाल कहता है कि उच्च नगरीकरण के क्षेत्र है
तो उच्च नगरीकरण के क्षेत्र हमारे धनबाद जिला क्षेत्र भी है, ठीक है, ये धनबाद जिला क्षेत्र भी है, देवघर भी है और पश्चिम सिंहभूम भी है। लेकिन अगर पूछे कि झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, वह यह जिला कौन सा है, तो ये जो है हमारे धनबाद जिला क्षेत्र ही सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड का गोड्डा शहर जो है ये कैसा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति निम्न नगरीकरण वाला। कैसा है? अति निम्न नगरीकरण वाला है झारखंड का गोड्डा शहर, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले कौन से हैं, तो वो है गोड्डा, गढ़वा, चतरा और गुमला। कौन कौन से दोस्तों याद रखेंगे, झारखंड के न्यूनतम नगरीकरण वाले जिला कौन से हैं, तो हम पहले में हमारे आते हैं गोड्डा, दूसरा में आता है गढ़वा, तीसरा में चतरा और गुमला। तो ये 4 जो है ये न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले हैं, गोड्डा, गढ़वा, चतरा और गुमला। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि झारखंड का गोड्डा कैसा शहर है, तो ये अति निम्न नगरीकरण वाला है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में धरातलीय जल संसाधन की क्षमता भूमिगत जल संसाधन की अपेक्षा कैसी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में जल संसाधन लगभग कितने नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है। झारखंड राज्य के जल संसाधन जो है ये लगभग कितने नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है। तो दोस्तों झारखंड राज्य में जल संसाधन लगभग 6 नदियों, ठीक है, कितने, 6 नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है, ठीक है। झारखंड की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बराकर, सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख आदि, ठीक है। तो झारखंड की प्रमुख नदी है दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और शंख इत्यादि। अगला सवाल कहता है कि अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई का पूर्ण विकास हो जाने पर भूमिगत जल संसाधन की कुल मात्रा में कितना % वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.8 लाख हेक्टेयर मीटर, ठीक है। अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई का अगर पूर्ण विकास हो जाए तो भूमिगत जल संसाधन की कुल मात्रा में 1.8 लाख हेक्टेयर मीटर जो है वृद्धि हो सकती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है हमारा, कहता है कि झारखंड के पारंपरिक उद्योग है। तो दोस्तों झारखंड के पारंपरिक उद्योग हैं लघु उद्योग धंधे, पावर लूम्स उद्योग तथा कोष कृमि पालन उद्योग। कौन कौन से हैं, तो झारखंड के पारंपरिक उद्योग है लघु उद्योग धंधे, पावर लूम्स उद्योग तथा कोष कृमि पालन उद्योग, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सभी। कौन कौन से, लघु उद्योग धंधे, फिर पावर लूम्स उद्योग और कोष कृमि पालन उद्योग। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि हैंडलूम उद्योग, हस्तकरघा उद्योग एवं रस्सी निर्माण उद्योग झारखंड का कैसा उद्योग है। तो दोस्तों हैंडलूम उद्योग, हस्तकरघा उद्योग एवं रस्सी निर्माण उद्योग झारखंड के परंपरागत उद्योग हैं। दोस्तों ये कैसे हैं, परंपरागत उद्योग। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा परंपरागत उद्योग। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, एक मिनट, अगला सवाल कहता है कि किसी अधिकारी द्वारा भुगतान नगद लगान कृषि वर्ग के डैश। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाले 4 समान किस्तों में भुगतान होगा, ठीक है दोस्तों। किसी अधिकारी द्वारा भुगतान नगद लगान कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाले 4 समान किस्तों में भुगतान होगा, ठीक है। ये किसके अनुसार दोस्तों, तो ये धारा 52 के अनुसार, ठीक है। किसी अधिकारी द्वारा भुगतान नगद लगान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाला 4 समान किस्तों में भुगतान होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जमा के पूर्व लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा होगी। तो दोस्तों धारा 57 क्या कहता है कि धारा 57 के अंतर्गत जमा के पूर्व या देय लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा सूचना की तामील की तारीख से 6 महीने के भीतर, कितने दोस्तों, 6 महीने के भीतर। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के भीतर होगी। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि लगान की कोई किस्त जो जब भुगते हुई हो, ठीक है,
लगान की कोई किस्त जो जब भुगते हुई हो भुगतान ना किया जाए तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा और उस पर प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों सीएनटी एक्ट की धारा 58 के अनुसार, किस धारा के अनुसार? सीएनटी एक्ट की धारा 58 के अनुसार किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर, ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है, कहता है कि देखो, कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 58 के अनुसार किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक 6.25% साधारण ब्याज लगेगा। लेकिन अगले किसी वर्ष में संपूर्ण लगान व भुगतान कर देने की स्थिति में ब्याज 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा अधिक से अधिक 6%, अधिक से अधिक 6.25%, 6.25%। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा। तो दोस्तों किसके द्वारा? तो 63 का खो क्या कहता है? धारा 63 का खो कहता है कि किसी ऐसी भूमि की दशा में जिस पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि तक खेती ना की गई हो अथवा धारा 46 में अंतर्वृष्ट उपबंधों के उल्लंघन में अन्य संक्रमण किया गया हो तो गील उपायुक्त बंदोबस्त को अपदस्थ करने और धारा 63 का को के उपबंध के अनुसार ऐसी भूमि को पुनः बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टे द्वारा। इसके द्वारा? पट्टे के द्वारा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किसी ग्राम या उससे, ठीक है, किसी ग्राम या उससे लगे हुए ग्राम के निवासी प्रत्येक कृषक को या भूमिहीन को भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से। ठीक है, धारा 64 के अनुसार, सीएनटी एक्ट की धारा 64 के अनुसार किसी ग्राम या उससे लगे हुए ग्राम के निवासी प्रत्येक कृषक को या भूमिहीन को उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार होगा। ठीक है, इसी हेतु धारा 64 का उपबंध रहता है। अगला सवाल कहता है कि उपायुक्त की अनुज्ञा से भूमि का कोड़कर में संपरिवर्तन हेतु आवेदन का निपटारा होगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेदन प्राप्ति की तारीख से 2 माह के भीतर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सिंगल विंडो प्रणाली को किस स्तर पर अपनाया गया? दोस्तों झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कई सारे नियम कानून बनाए गए, जिसमें से एक सिंगल विंडो प्रणाली को जिला तथा राज्य दोनों स्तर पर अपनाया गया। तो दोस्तों जिला स्तर एवं राज्य दोनों ही स्तर पर अपनाया गया। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के औद्योगिकरण में झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारक्राफ्ट का निम्न में से क्या कार्य है? दोस्तों झारक्राफ्ट झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JIIDCO जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। वह डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हथकरघा, हस्तकला, सिल्क उद्योग को सहयोग प्रदान करता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारक्राफ्ट डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास, मार्केटिंग आदि में हथकरघा, हस्तकला, सिल्क उद्योग को सहयोग प्रदान करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड कौन सा राज्य है जिसने उदय कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड प्रथम राज्य है जिसने उदय कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता MOU किया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो दोस्तों पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार प्रत्येक ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सके अथवा प्राप्त ना करे, भूमि अर्जन के कारण खोई भूमि का 1/10वां अंश या कह सकते हैं हम 10% प्रस्तावित परियोजना या टाउनशिप अथवा इसके सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना? 1/10 या अपनी खोई भूमि का
10%। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि यदि किसी विस्थापित परिवार के पास, ठीक है, कहता है कि यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुपालन के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35,000 रुपये। कितने? 35,000 रुपये। दोस्तों यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो पशुपालन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 35,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लगभग 45 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया जाएगा। कितना? 45 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया जाएगा ताकि झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो दोस्तों पहला कहता है कि इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लगभग 45 लाख एकड़ कृषि भूमि को कवर किया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट कहता है कि इस निवेश सहायता योजना के द्वारा झारखंड सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, जो कि ये भी कथन हमारा सही है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि इस योजना के तहत राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से किसानों को लाभ देगी, तो ये भी कथन हमारा सही है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन ही क्या है? सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का निम्न में से किस स्थान से शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाईबासा से। ठीक है दोस्तों, झारखंड में 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? रघुवर दास के द्वारा। मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है 3 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गया। उसके बाद 24 जनवरी 2019 को चाईबासा कोल्हान से मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा शुभारंभ किया गया। अगला सवाल कहता है कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उसके जन्म से 18 साल तक कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40,000 रुपये। दोस्तों झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में मिलने वाली राशि के अतिरिक्त शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग से 30,000 मिलेंगे, जिसको मिलाकर कुल 70,000 की सहायता राशि मिलेगी। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है हमारा कि मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सत्य है। दोस्तों अगर हम देखें, पहला कथन कहता है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना है। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। नेक्स्ट कहता है कि इस योजना से राज्य के लगभग 27 लाख, कितने? 27 लाख परिवार की लड़कियों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन ही हमारे सत्य हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। दोस्तों गांव पंचायत का प्रमुख जो है महत्व होता है। क्या होता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव पंचायत का प्रमुख कौन होता है? महत्व होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या कहता है? यह पद जो है वंशानुगत है। ठीक है, महत्व का पद जो बेसिकली क्या होता है? ये वंशानुगत ही होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि यह ज्येष्ठता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन ही हमारे सत्य है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि मुंडाओं की शासन व्यवस्था में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने में निम्न में से किसकी भूमिका रहती है? किसकी मुख्य भूमिका रहती है? ठीक है, मुंडाओं की शासन व्यवस्था में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने में निम्न में से किसकी भूमिका रहती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुजारी पाहन की। ठीक है, मुंडाओं की शासन व्यवस्था में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने में पुजारी पाहन की मुख्य भूमिका रहती है। हर एक गांव में एक पुजारी पाहन होता है जो गांव के पर्व त्योहार की तिथि को क्या करता है? निश्चित करता है। अगला सवाल कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान ही मांझी ही होता है।
दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान होता है। इन्हें गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करना होता है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है किसे, तो मांझी को। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी शासन का प्रमुख निम्नलिखित में कौन है। नागवंशी शासन का प्रमुख जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों छोटा नागपुर के नागवंशी परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ साम्राज्य बनाकर कार्य करते थे। ठीक है, प्रथम पायदान पर होता था पढ़ा। ठीक है, एक पढ़ा के अंतर्गत 15 से 20 ग्राम और कभी कभी 25 ग्राम भी होते थे। सभी पढ़ा का एक अलग झंडा भी होता था। पढ़ा के प्रमुख मानकी होते थे। कौन होते थे, मानकी। फनी मुकुट राय जो है सुतियांबे के सभी मानकी और मुंडा द्वारा मानकी चुना गया था। ठीक है, तो दोस्तों छोटा नागपुर के नागवंशी परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ साम्राज्य बनाकर कार्य करते थे। प्रथम पायदान पर क्या होता था, पढ़ा होता था। एक पढ़ा के अंतर्गत 15 से 20 ग्राम और कभी कभी 25 ग्राम भी होते थे। सभी पढ़ा का एक अलग झंडा होता था। पढ़ा के प्रमुख को क्या कहते हैं दोस्तों, पढ़ा के प्रमुख को हम मानकी कहते थे। क्या कहते थे, मानकी। और फनी मुकुट राय सुतियांबे के सभी मानकी और मुंडा द्वारा मानकी चुना गया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है दोस्तों नागवंशी शासन का प्रमुख क्या है, तो हमारा हो जाएगा मानकी। अगला सवाल कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी और परगनैत के बीच रिश्ता से संबंधित कथनों में कौन सा कथन आपका सत्य है। दोस्तों पहला कहता है कि मांझी परगनैत के अधीन कार्य करता है, परगनैत के आदेश का पालन करता है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि पुराने जमाने में मांझी द्वारा वसूला गया खजाना परगनैत के यहाँ जमा किया जाता था। दोस्तों ये भी कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान में इसे अब मांझी द्वारा सीधे अंचल अधिकारी को जमा किया जाता है। ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन हमारे सत्य हैं। अगला सवाल कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है दोस्तों, तो दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। कौन होता है, मुंडा। ठीक है, यह गांव के प्रशासनिक, न्यायिक तथा सामाजिक कार्यों का दायित्व लेता है। यह गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित की गई थी, तो दोस्तों रघुवर दास के कार्यकाल में घोषित की गई थी। ठीक है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, तो झारखंड की पहली स्थायी नीति जो है ये रघुवर दास के कार्यकाल में घोषित की गई थी। झारखंड राज्य गठन के 15 वर्षों के बाद झारखंड की पहली स्थानीय नीति जो है ये तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2016 में लाई गई। अगला सवाल कहता है कि खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्न में से किसका गठन किया, तो दोस्तों राज्य में झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के संबंध में शिकायतों एवं सुझाव के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन किया। किसका आयोग का गठन किया, राज्य खाद्य आयोग का गठन किया। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो दोस्तों झारखंड को मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहते थे। इस काल में भी कुछ इंसिडेंट्स को छोड़ दे तो झारखंड स्वतंत्र अस्तित्व तथा संस्कृति बनी रही। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुखरा या कुकरा। अगला सवाल कहता है कि आईने अकबरी में झारखंड का नाम क्या था दोस्तों, आईने अकबरी में झारखंड का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका नाम था कोकरा। क्या था, कोकरा। ठीक है, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकरा नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में झारखंड में पहली बार वहां के शासकों से राजस्व वसूला गया। ये मानसिंह के नेतृत्व में किया गया, अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस में मिलता है, तो दोस्तों किस में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण एक प्रमाणिक पुस्तक है जिसमें झारखंड की विस्तृत जानकारी दी गई है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किस में मिलता है, तो दोस्तों झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। किस में मिलता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ताम्रपत्र पर झारखंड का उल्लेख था जो उसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिम सिंहभूम है। कौन सा है दोस्तों, पश्चिम सिंहभूम, जिसका क्षेत्रफल कितना है 9907 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 9907
9907 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 9907 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो किसका है राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिम सिंहभूम है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों राज्य के सबसे छोटे जिले का अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों है 1435 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल कहता है कि राज्य के सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1435 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ये अमेरिका की टेनेस घाटी परियोजना पर आधारित है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ये अमेरिका की टेनेस घाटी परियोजना पर आधारित है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कौन ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा ही है जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। शेष गुमला, गढ़वा और रांची अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि झारखंड में किस प्रकार की सरकार कार्य कर रही है? तो दोस्तों झारखंड में संसदीय सरकार कार्य कर रही है। कैसी? संसदीय सरकार। तो क्या लिखेंगे हम? संसदीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, संसदीय सरकार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। यहाँ प्रजा का मत सर्वोपरि है। तो दोस्तों वर्तमान में हेमंत सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड देश के डैश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ये 28वें राज्य के अस्तित्व में आया। झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। कब आया? 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। देश का 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना था। ठीक है, लेकिन अब जो है कितने राज्य बन गए? 28 ही राज्य हैं। जो 2016 में अस्तित्व में आया था तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में। ठीक है, परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से देश में कुल अब 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार खनिज संसाधन है। क्या है दोस्तों? खनिज संसाधन। ठीक है, ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खनिज संसाधन से समाज, राज्य और देश में एक महत्वपूर्ण आर्थिक हिस्सेदारी रखता है। कल कारखाने तथा घरेलू उद्योग धंधे एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। ये रोजगारोन्मुखी होने के कारण आर्थिक समृद्धि और संवर्धन करता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 से अधिक। ठीक है, झारखंड में कुल 30 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज उद्योग धंधे तथा घरेलू उद्योग के लिए एक आवश्यक फोर्स है। आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अगला सवाल कहता है कि खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण झारखंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश, जो जर्मनी का एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। अगला सवाल कहता है किरिंग बापला। ठीक है, क्या कहता है कि किरिंग बापला किस संस्कार से संबंधित है? तो दोस्तों किरिंग बापला जो है ये विवाह संस्कार से संबंधित है। ठीक है, यह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। अगला सवाल है कि घोटुल युवागरी जो है ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों ये संथाल जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में? संथाल जनजाति में। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा कौन सा है? सर्वाधिक कठोर सजा है हमारा बिटलाहा। क्या है दोस्तों? बिटलाहा। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है या एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सिंह बोंगा या ठाकुर किस जनजाति का प्रधान देवता है? दोस्तों सिंह बोंगा या ठाकुर संथाल जनजाति का प्रधान देवता है। ये सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। संथाल का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है। क्या है दूसरा प्रमुख देवता? अगर आपसे पूछे तो मरांग बुरु है। अगर आपसे पहला बोले तो ये सिंह बोंगा या ठाकुर है।
ठीक है, प्रधान देवता। ठीक है, संथाल का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है। क्या है दोस्तों? जाहिर एरा। संथाल का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है। ठीक है, और इनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है। क्या कहलाता है? जाहिर थान। तो दोस्तों सबसे प्रधान देवता क्या है संथाल का? सिंह बोंगा है या ठाकुर है। ठीक है, और अगर आपको बोले तो दूसरा प्रधान कौन सा है, तो मरांग बुरु है। दूसरा प्रमुख जो मेरा देवता है वो क्या है? मरांग बुरु है। और संथाल का प्रधान ग्राम देवता पूछे तो ये क्या है? जाहिर एरा। और इसका निवास स्थान कहाँ है? ये जाहिर थान है। ठीक है, तो सृष्टि के रचयिता कौन माने जाते हैं संथालों में? तो सिंह बोंगा या ठाकुर। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड में राजकीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को ही राजकीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि है ये। झारखंड राज्य का निर्माण एक लंबे संघर्ष के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मूल रूप से किस जिला में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। किस में है? खूंटी में। झारखंड काश्तकारी अधिनियम मूल रूप से खूंटी में अवस्थित है। यह कानून 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू है लेकिन समान रूप से नहीं। अगला सवाल कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसको जेल भेजा गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को गिरफ्तार किया गया था। किसी से? श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और जेल भेज दिया गया था। इन दोनों महिला आंदोलनकारी को 6 माह तक कड़ी कारावास की सजा दी गई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किस वंश के शासकों की सेना में झारखंड के जनजातियों की सेना मौजूद थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के शासक विशाल सेना के स्वामी थे। नंदों की सेना में झारखंड के जनजातीय सैनिक के साथ साथ हाथी भी सम्मिलित थे। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1310 ईस्वी में, ठीक है, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने किस शासक को टैक्स देने के लिए विवश किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागवंशी शासक को। ठीक है दोस्तों, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को टैक्स देने के लिए विवश किया था। किसने? छज्जू मलिक ने। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि 1821 ईस्वी में हो ने किसके समक्ष अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रिचर्ड के समक्ष। ठीक है, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया। 1 माह तक चले संघर्ष के पश्चात हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला सवाल दोस्तों और आखिरी सवाल कहता है कि 1857 ईस्वी में झारखंड के रोहिणी गांव में विद्रोह शुरू होने के कारण सेना की 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। ठीक है दोस्तों 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय देवघर के रोहिणी में स्थित था। झारखंड में 1857 का विद्रोह इसी स्थान से आरंभ हुआ था। इसी कारण मुख्यालय को हटाकर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया था।